नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक के 8th चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को। और आप देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। अब ये तो आपको पता होगा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें दिखती है, जो हमारे आसपास का माहौल होता है, जो चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं, सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, तो ये भी आपको पता होगा। और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, यानी वैसे संसाधन जो प्रकृतिक ने हमें हमारे यूज़ के लिए दिए हैं। और आप देखो कि ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, इसका कोई चार्ज प्रकृतिक हमसे नहीं लेती है। जैसे चाहे वो पेड़ पौधे हों, सूर्य की रोशनी हो, हवा हो, जल हो, भूमि हो, सब क्या है, खनिज हो, सभी हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रकृतिक ने दिए हैं और हम इसका यूज़ करते हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए। ठीक है, तो यही हम सारे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पे हम पॉल्यूशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे कि 1960 के दशक के पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। ये जो पर्यावरण का मुद्दा है ना, अब आप देखो कि हमने इसलिए जो पहले वाला चैप्टर है उसमें भी आपको बताया था कि पर्यावरण जो प्रदूषण है ना, और पर्यावरण के जो मसले हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है अब। तो ये क्या है ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मानव सुरक्षा के लिए और विश्व सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो प्रॉब्लम था ना, ये पहले नहीं था। आप पहले के ज़माने में जाके देखो तो इतनी ज़्यादा जो गंदगी थी, पॉल्यूशन था, ये पहले बिल्कुल नहीं था। पहले का जल बहुत ही ज़्यादा शुद्ध था, वायु बहुत निर्मल थे, तो सारा कुछ क्या था, बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे मानव जाति ने अपना विकास किया, ठीक है, हम जितनी तेज़ी से विकास कर रहे हैं, आप देखो कि पॉल्यूशन भी क्या है, उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले हम यातायात के लिए क्या करते थे, पैदल आते थे, घुड़सवारी करते थे, है ना, घोड़े से इधर उधर जाते थे, तो वो सबसे पॉल्यूशन उतना नहीं होता था। लेकिन अब हम गाड़ियों का यूज़ करते हैं। आप देखो कि एक इंसान को भी जाना होता है, फिर भी वो इतनी बड़ी सी गाड़ियाँ लेकर जाता है। तो ये सब क्या है ना कि पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। और जितने ज़्यादा हम अपने आप को क्या करेंगे, डेवलप करते जाएंगे, ये पॉल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ते ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अब यानी 1960 के बाद जाकर बहुत सारे देशों ने क्या है, इस पर बात करने को तैयार हुए, क्योंकि पहले लोगों को ये मुद्दा नहीं लगता था। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, तब इनको लगा कि हाँ, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, ये वाकई में एक भयंकर मुद्दा है। तब जाकर इन्होंने इस पर बात करना स्टार्ट किया। आप देखो कि इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट जो है वो है, जैसे कृषि योग्य भूमि घट रही है। आप देखो कि क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, सॉरी, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, यानी जनसंख्या भी बढ़ रहा है। आप एक एग्जांपल देखो, मान लो एक क्लास में पहले 20 बच्चे थे, ठीक है, तो क्या होगा ना कि उस टीचर को पढ़ाने में भी सहूलियत होगी, वो अच्छे से सभी का कॉपी मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन आप सोचो कि क्लासरूम उतना ही बड़ा है, लेकिन वहाँ पे 20 के बदले क्या है, 40 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा ना, आप देखो एरिया भी उतना ही है, ठीक है, टीचर भी उतना ही है, ठीक है, एक ही टीचर है, तो उन पे प्रेशर कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा और वो जो चीज़ें हैं वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। और यही हो रहा है पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों के बढ़ने से। पहला तो क्या हो रहा है कि हमारा जो सरफेस है, जो भूमि है रहने योग्य, जो भोजन है खाने योग्य, ये सब क्या है, सीमित मात्रा में है। अब ऐसा थोड़ी कि जितना बच्चा जन्म लेगा पृथ्वी क्या है अपने एरिया को उतना बढ़ा लेगी, ये तो नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है कि फिर भी जो जन्म दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये सब क्या है कि बहुत बड़े प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। आप देखो चारागाह के चारे खत्म होते जा रहे हैं, अब जानवर बढ़ रहे हैं, वो चारागाह के चारे क्या है, खत्म होते जा रहे हैं। लोग ज़मीनों में घर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उनको क्या है, घर की कमी हो रही है। जो कृषि योग्य भूमि थी, आप देखो पहले क्या था, एक इंसान का अगर इतना बड़ा खेत हुआ करता था, तो अब क्या धीरे धीरे जनरेशन बढ़ने के बाद बहुत सारे उनके फैमिली मेम्बर हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा बेटे हो गए होंगे, और धीरे धीरे ये जो इनका एरिया होता है ना, वो डिवाइड होते 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 फिर इतना छोटा सा उनके पास बचता है। तो आप देखो कि किस तरीके से क्या होता है ना कि जनरेशन आगे बढ़ने से, बंटवारा होने से, या फिर जनसंख्या बढ़ने से जो भूमि है वो किस तरीके से कम होते जा रही है। मत्स्य भंडार घट रहा है, जो मत्स्य भंडार यानी मछलियों का भंडार है वो घटते जा रहा है। पीने योग्य जल की कमी हो रही है। जल तो बहुत ज़्यादा, आप देखो कि पृथ्वी पे क्या है, जल की मात्रा सबसे अधिक है, लेकिन फिर भी
वो पीने योग्य जल नहीं है, वो खारा पानी है, प्रदूषित पानी है ना। और जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो यही क्या है ना कि पीने योग्य पानी की कमी आ रही है। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना जो सभी को चाहिए, घर सभी को चाहिए, भोजन सभी को चाहिए, जल सभी को चाहिए। इसके बिना कोई भी क्या है सर्वाइव नहीं कर सकता है। साथ ही आप देखो खाद्यान्नों की कमी हो रही है, क्योंकि खाने वाला क्या है ज़्यादा हो रहा है। पहले घर में जहाँ पे 5 मेंबर हुआ करते थे, अब वहाँ पे 12-12 मेंबर हैं। तो खाने का क्या है कि जो मात्रा है वो घटते जा रहा है, खाद्यान्नों की कमी हो रही है। विकासशील देशों में स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। जो विकासशील देश यानी भारत जैसे देश हो गए जो अपना विकास अभी कर रहे हैं, आप देखो उन देशों में क्या है ना कि पीने योग्य पानी की कमी है, अच्छे से उपलब्ध नहीं है। फिर वनों की कटाई हो रही है, जैव विविधता को हानि पहुंच रहा है। आप देखो कि जो जानवर होते थे, जानवर कहाँ रहेंगे, वन में रहेंगे, लेकिन क्या है जनसंख्या बढ़ने से हम वनों की कटाई कर रहे हैं। तो जैव विविधता को क्या हो रहा है, इसी कारण हानि पहुंच रही है। ओजोन परत में छेद हो रहा है। आपको पता होगा ओजोन लेयर क्या है, पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है जो भी खतरनाक किरण होती है उससे, ठीक है, जो पराबैंगनी किरण होती है। लेकिन क्या होता है ना कि अब क्या हो रहा है कि हम इतना ज़्यादा फ्रीज रेफ्रिजरेटर जो होता है या फिर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करते जा रहे हैं, एयर कंडीशनर का यूज़ कर रहे हैं। उन सब से क्या होता है ना CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रिलीज़ होता है, उत्सर्जित होता है। और ये ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रही है, ठीक है। अम्ल वर्षा हो रही है। आप देखो कि ताजमहल जो था उसका कलर क्या है अब धीरे धीरे थोड़ा येलो सी टाइप का हो रहा है ना, तो वो पीलापन आ रहा है उसमें। तो ये सभी प्रदूषण के ही कारण हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि यह घटना भूगोल की है, फिर राजनीति में क्यों। आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको जो जियोग्राफी का टॉपिक है पर्यावरण ये क्यों पढ़ा रही हूँ। तो आप देखो कि भले ही क्या है कि ये समस्या जो है वो भूगोल का है, ठीक है, ये टॉपिक भूगोल का है, लेकिन पर्यावरण की ये जो समस्या है ना वो विभिन्न देशों की सरकारें ही सुलझा सकती है। और इसलिए हम राजनीति में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि ये जो मुद्दा है वो क्या है कि भले ही ज्योग्राफी का है, लेकिन इसका जो निदान होगा, जो इसका हल होगा वो कौन निकालेगी, तो देश की सरकारें निकालेंगी। और सरकार कहाँ पे होती है, पॉलिटिकल में साइंस में होती है, यानी राजनीति में होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कि विद्वानों का एक समूह क्लब ऑफ नेशन ने 1972 ईयर आपको याद रखना है, 1972 में क्या किया था इन्होंने कि एक पुस्तक छापी थी। क्या नाम था, द लिमिट्स टू ग्रोथ। एक पुस्तक छपी थी और इसमें ये बताया गया था कि जब जनसंख्या में बढ़ने जब नहीं होगा, यहाँ पे जनसंख्या होगा, ठीक है, जनसंख्या के बढ़ने से किस प्रकार संसाधन घट रहा है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतने ही ज़्यादा संसाधन घट रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो संसाधन है वो तो सीमित है। अब मेरे पास मान लो 10 चॉकलेट है ना, अगर क्लास में 10 बच्चे होंगे तो मैं सबको एक एक दे दूंगी, लेकिन मान लो अगर वहाँ पे 20 बच्चे हैं तो मैं चॉकलेट को क्या करूँगी, चॉकलेट तो मेरे पास नहीं बढ़ रहा है तो मैं एक बच्चे को हाफ चॉकलेट दूंगी। तो उन तक जो चीज़ें पहुँच रही है ना, आप देखो उनकी मात्रा में इसलिए कमी आ जाती है, क्योंकि हमें क्या है ज़्यादा लोगों में बांटनी, क्योंकि ये सभी की आवश्यकता है। बिना खाए कोई नहीं रह सकता है, भोजन तो सभी को चाहिए, खाना सभी को चाहिए, लेकिन क्या है कि हमारे पास संसाधन सीमित है और इस कारण ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती जा रही हैं। आप देखो UNEP ये UN जो है उसकी ही एक एजेंसियां हैं, जिसे हम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित, और इसने ही क्या किया था कि पर्यावरण के मुद्दों को ये सम्मेलन करवाया था, ठीक है, UNEP ने। आपको ध्यान में रखना है, मे बी फुल फॉर्म पूछ लें। और दूसरी बात आपको यहाँ पे लिमिट्स टू ग्रोथ जो बुक का नाम है वो याद रखना है और कब प्रकाशित हुआ था, तो 1962 में क्लब ऑफ नेशन ने इसी पुस्तक को लिखी थी, ठीक है, इस पुस्तक को लिखी थी। चलिए ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रियो सम्मेलन की, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। अब ये आप देखो यहाँ पे कि 1992 यानी 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। और ये सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जनेरियो, वहाँ पे हुआ था, जिसमें टोटल 170 यानी 170 देशों ने भाग लिया था। और पर्यावरण और विकास के मुद्दे का सम्मेलन था। और ये जो यहाँ पे टॉपिक रखा गया था, जो मुद्दा था, एजेंडा, वो क्या था कि पर्यावरण होगा और विकास,
ठीक है, कि किस तरह हम पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हुए अपना विकास कर पाएं। तो यही वहाँ का क्या था, एजेंडा था। साथ ही इसमें हजारों स्वयंसेवी संगठनों और बहुराष्ट्रीय निगम ने भाग लिया था। मतलब 170 देशों ने तो भाग लिया ही था, साथ ही बहुत सारे यानी हजारों की मात्रा में जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं, बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं, और इन सब के बारे में आप जानते होंगे, स्वयंसेवी संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम, इनके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, फिर आप देखो इस सम्मेलन के 5 साल पहले यानी 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छपी थी, यानी एक रिपोर्ट छपी थी जिसका नाम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा सामान्य भविष्य। इसमें बताया गया कि जिस तौर तरीके से आज हम विकास कर रहे हैं, आगे चलकर ये टिकाऊ साबित नहीं होगी। और बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो विकास का जो रास्ता है, जो तरीका है ना, वो बहुत ही गलत है। आप देखो, अगर अभी पूरा संसार अगर कोविड महामारी को झेल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेट कहाँ से हो रहा है, तो ये जो हमारा विकास है। आप देखो, साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, इतना ज़्यादा विकसित हो गया है कि वो इस तरीके की जो महामारियां हैं, है ना कहीं इसका भी कारण बन जाता है। तो आप देखो कि ये जो हमारा तरीका है वो बिल्कुल टिकाऊ साबित नहीं है। हो सकता है कि इस तरीके से मानव सभ्यता एक दिन ख़त्म हो जाए, उसका पतन हो जाए। तो ये हमें क्या है कि अपने तरीके को बदलना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ एक बात खुलकर सामने आई कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो हिस्से हैं वो सभी जगह अलग अलग एजेंडा है। आप देखो कि जो पृथ्वी है, ठीक है, 2 गोलार्ध है, पृथ्वी को अगर हम 2 भागों में बांटे, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो आप देखो कि दोनों में क्या है ना कि अलग अलग एजेंडा है, ठीक है, मुद्दा है। क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध में जो देश आते हैं ना वो धनी है, ठीक है, विकसित देश है, यानी उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो बहुत डेवलप है। और वहीं पे जो दक्षिणी गोलार्ध के देश आते हैं वो गरीब हैं और विकासशील देश है। तो इन दोनों का जो मुद्दा है ना वो अलग अलग है, क्योंकि आप देखो कि दोनों के पास क्या है, सिचुएशन अलग है। जैसे अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मुख्य चिंता है ना ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उन्होंने अपना विकास तो कर लिया है ना, तो अब क्या है कि उनको जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, इस तरीके की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आतंकवाद हो गया, ये सब का मुद्दा उनके सामने आता है। ओजोन परत में छेद है, पर्यावरण है, ये सब क्या है इनकी मुख्य चिंता का विषय है। लेकिन वहीं पे अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, अब आप देखो ये गरीब है, इनके पास खाने की कमी है ना, गरीबी है जनता में, तो इनके पास ये सब मुद्दा थोड़ी होगा कि अब क्या है कि ये पर्यावरण के लिए आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दे, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करे। तो इनके पास उतना धन है ही नहीं, तो इनके पास मुख्य समस्या क्या है कि गरीबी खत्म करना, बिल्कुल सही बात है, आर्थिक विकास करना, आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना। क्योंकि अगर आप सोचो कि जो देश अपना विकास कर चुके हैं, ठीक है, मान लो आधे देशों ने अपना विकास कर लिया है, ठीक है, तो ये जो बाकी आधे देश होंगे अगर ये अपना विकास नहीं करेंगे, ठीक है, और गरीबी खत्म नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इन देश के गुलाम बन जाएंगे। इस कारण इनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर आप देखो रियो डी सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी से संबंधित कुछ नियम निर्धारित हुए हैं। मतलब ये जो सम्मेलन है ना, यहाँ पे कुछ नियम निर्धारित किए गए थे, जैसे जलवायु परिवर्तन को लेकर, जैव विविधता को लेकर। ये आपको पता है कि जैव विविधता मतलब क्या होता है, जो जितने सारी जो स्पीसीज हैं, बहुत सारी जो जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनकी जो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है, वो होती है जैव विविधता। वानिकी से संबंधित कुछ नियम, ये सब कौन निर्धारित किया था, तो रियो डी सम्मेलन में ये निर्धारित किया गया था 1992 वाले में। ओके, अब हम बात करते हैं एजेंडा 21। अब ये क्या है, तो अब देखो ये सब आपके 10th का भी टॉपिक था, जियोग्राफी का, लेकिन यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी अलग से नहीं। आप अगर 10th के आपके पास कुछ बुक होंगे या फिर फेयर वगैरह होंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो कि विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए थे। ये जो एजेंडा 21 है ना, इसमें विकास के कुछ तौर तरीकों को बताया गया था और यहाँ पे इसकी बहुत आलोचना हुई थी। अब आप सोचोगे आलोचना क्यों हुई थी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि मुद्दा क्या था, पर्यावरण था, कि हमें प्रदूषण को रोकना है, अपना क्या है जो वातावरण है उसको स्वच्छ करना है। लेकिन ये जो सम्मेलन हुआ ना, इसमें पर्यावरण से ज़्यादा बात किस पे हुई, तो वो विकास की हुई। और विकास, अगर हम सिर्फ विकास पे ध्यान दें तो पर्यावरण तो प्रदूषित होगा ही, क्योंकि अब तक तो वही होता आ रहा है। तो यही इसलिए क्या है कि इसकी आलोचना की गई थी, किसमें हमने पर्यावरण के बारे में कम बात किया और जो विकास है उसके बारे में ज़्यादा बातें की। ठीक है,
अब आप देखो यहाँ पे टिकाऊ विकास। अब ये क्या है? टिकाऊ मतलब क्या होता है? परमानेंट, यानी आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा हो जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, मतलब हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए अपना विकास कर पाए, आर्थिक वृद्धि कर पाए। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि टिकाऊ विकास हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व की साझी संपदा। साझी मतलब क्या होता है ना, जैसे आप सत्ता में साझेदारी 10th का चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस का ही, तो साझेदारी मतलब होता है बांटना, है ना, हिस्सेदारी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो विश्व में जो संपदा है ना, उसमें कैसे कैसे सबकी हिस्सेदारी है। आप यहाँ पे देखो ऐसे संसाधन जिन पर किसी खास का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। आप देखो मैंने यहाँ पे वर्ड बहुत कम लिखने की कोशिश की है। मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आए, और अगर आप चीज़ें समझ लोगे ना तो आपको लिखना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, आप खुद से भी लिख सकते हो। इसलिए आप देखो ये याद करना थोड़ा भी मुश्किल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 45 मिनट में आपका अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो ये बहुत कम टाइमिंग है। और आप देखो कि ये अगर यहाँ पे हमने बहुत कम लाइनों को लिखा है तो ये सारी लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा है वही मैं लिखती हूँ, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल के समझाती हूँ। तो ये आपको देखना है। फिर आप देखो कि ऐसे संसाधन जिन पर किसी खास का नहीं होता है बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे कि साझी संपदा, यानी सबकी हिस्सेदारी है। जैसे कुआं हो गया, चारागाह हो गया, नदी हो गया, मैदान हो गया। नदी किसी पार्टिकुलर लोग या पार्टिकुलर शहर, पार्टिकुलर देश का तो नहीं हो सकता है। या फिर मैदान हो गया। अब मैदान ये नहीं कि आपका क्या है, प्लेग्राउंड है तो वो छोटा सा होता है। मैदान मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, मानव जाति रह सकती है, यानी पहाड़ पठार को छोड़कर। फिर है कुआं, यहाँ पे आपके मोहल्ले के, गांव के बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते होंगे। चारागाह, तो ये सब में क्या होता है ना कि ये किसी खास की नहीं होती है, ये पूरे जाति, पूरे समुदाय की होती है। ठीक है, पूरे देश की, पूरे मतलब जिस लेवल पे हम बात करें वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विश्व संपदा या साझी विरासत। तो यहाँ पे तो मैंने नदी की बात की, मतलब ये थोड़ा छोटा लेवल हो गया। अब हम बात करते हैं विश्व की, यानी वैश्विक स्तर पे ऐसी चीज़ें जो मतलब जिसमें विश्व के सभी देशों की हिस्सेदारी होती है। जैसे आप देख लो कि विश्व के कुछ ऐसे हिस्से या क्षेत्र होते हैं जो किसी भी एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, मतलब इनका ये कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं ना जो किसी एक देश के नहीं हो सकते हैं, और इनके जो प्रबंधन होता है यानी उनका जो रख रखाव होता है उसकी जिम्मेदारी भी किसी एक की नहीं होती है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। और इनका जो रख रखाव होता है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संघ वगैरह हो गए, यूएनओ की कुछ एजेंसियां हो जाए, इस तरीके के जो संगठन होते हैं जो विश्व लेवल पे काम करते हैं, वो इसके रख रखाव की जिम्मेदारी ले सकते हैं। जैसे आप देख लो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष या तो सिर्फ भारत की या अमेरिका की या चाइना की तो नहीं हो सकती है, ये सभी देशों की है, या चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो, अविकसित हो, कोई भी हो। समुद्री सतह सभी का है। और अंटार्कटिका, ये जगह आप देखो कि बहुत ही ज़्यादा विवादित है। आप देखो यहाँ पे फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यानी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके बीच क्या है, इसे लेकर विवाद रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि इसको लेकर एक संधि भी की गई थी जिसे हम अंटार्कटिका संधि के नाम से जानते हैं, जो कि 1959 में हुई थी। और ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपके एग्जाम में शायद ऑब्जेक्टिव में आ जाए। आप यहाँ पे देखो अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायालय यानी 1991 में इसकी स्थापना की गई, और मॉन्ट्रियल न्यायालय इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1987 को की गई थी। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। आप देख लो, फिर इस पेज में इससे ज़्यादा कुछ याद करने वाला है नहीं। आई थिंक आपको सुन के ही याद हो गया होगा, मतलब समझो आप, बस ये हेडिंग जो रेड वाला होता है ना, आप इससे अगर समझो। और चैप्टर का आप देख लो, चैप्टर के नाम में ना चैप्टर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या होती है, छुपी होती है। तो अगर आप चैप्टर के नाम को अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हो ना तो फिर आपको उतना ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी मतलब क्या समझ सकते हो चीज़ों को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। अब इसमें आप देखो कि पर्यावरण को लेकर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के देशों में अंतर है। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा। तो उत्तर के विकसित देश पर्यावरण को लेकर इसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस रूप में पर्यावरण आज मौजूद है। मतलब जो उत्तर के दक्षिणी उत्तर गोलार्ध के जो देश है ना, वो पर्यावरण को लेकर बिल्कुल उसी सिचुएशन में यानी उसी दशा में बात करना चाहते हैं ना जैसे वो आज मौजूद है। मतलब अगर आज ये पॉल्यूटेड है तो सभी लोग क्या है, इसको मिलकर इसको साफ करने की कोशिश करें, है ना, पर्यावरण संरक्षण को अपनाएं। तो ये सब कौन चाहता है, तो उत्तरी गोलार्ध के देश चाहते हैं, यानी जो अमीर हैं, विकसित हैं, ये सब।
वह चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में हर देश की बराबर भूमिका हो, ठीक है, जिम्मेदारी हो। मतलब ये क्या चाहते हैं कि सभी देश इसमें बराबर सहयोग करके हमारे पर्यावरण को वापस से बिल्कुल प्योर कर दें हम, है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखो, जो विकासशील देश है यानी भारत जैसे जो देश हैं, वो ये चाहते हैं कि पर्यावरण जिस तरीके से वो आज है, वो उस पर सबसे बड़ा कारण क्या है, एक मिनट आप देख लो यहाँ पे। यहाँ पे सबसे बड़ा कारण यहाँ पे कौन बनता है, अगर ये पॉल्यूटेड है तो वो विकसित देश होता है। कहीं ना कहीं क्या है, उनके पीछे मतलब इसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये चाहते हैं कि जिन्होंने इसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, भरपाई ज़्यादा कौन करे, वही देश करे। यानी जो विकसित देश है वो ज़्यादा भरपाई करे, और जो विकासशील देश है वो धीरे धीरे क्या करे, अपना योगदान इसमें दे। क्योंकि जो देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप देखो जो विकासशील देश है उन्होंने तो अभी इतना ज़्यादा कुछ पॉल्यूशन किया ही नहीं है ना, उतना ज़्यादा उन्होंने कहाँ ह्रास पहुँचाया है। अब वो अपना विकास कर ही नहीं पा रहे, उनके देश में टेक्नोलॉजी की कमी है, तो प्रदूषण कहाँ से आएगा। तो इनको ज़्यादा भरपाई करने की क्या आवश्यकता है। अब देख लो, अब चाइना, जापान, ये सब बहुत ज़्यादा विकसित देश, और इसी कारण क्या है, यहाँ मशीनों का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और जितनी भी ज़्यादा जो आप देखो प्रदूषण का कारण है ना, वो मशीनीकरण ही है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि वो देश क्या करे, ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी ले। इसलिए इन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए या लगाया जाएगा। मतलब ये चाहते हैं कि जो देश विकासशील है उन पर प्रतिबंध लगाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि ये तो अभी अपने विकास की प्रक्रिया से गुजरे भी नहीं है। तो इसलिए ये बात यहाँ पे कही गई थी। और 1992 में जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उसमें इसी सिद्धांत को माना गया था कि क्या है कि जिसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, भरपाई भी ज़्यादा वही करेगा। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप कमेंट कर दो, नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट कर दो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, इसके नियमाचार क्या है। तो आप देखो UNICCC, अब इसका फुल फॉर्म हम देख ले कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर। तो ये क्या करती है ना, इसके कुछ नियम है। इस संधि के अनुसार स्वीकार किया गया कि इसे मानने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के लिए अपनी जिम्मेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाएंगे और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयास करेंगे। मतलब इसमें यही बात को माना गया था कि क्या है कि जो भी देश है वो अपनी क्षमता के अनुसार, मतलब मान लो कि भारत अपना विकसित देश है तो वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार ज़्यादा योगदान नहीं लेकिन थोड़ा बहुत योगदान देगा। अगर हम जापान की बात करें, अमेरिका की बात करें तो वो विकसित देश है तो वो क्या करेगा, बहुत अधिक योगदान देगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी अलग अलग जो हमारे आप यहाँ पे देखो क्या है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। तो क्या है कि हम मतलब अलग अलग जिम्मेदारी जो हमारी बनती है पर्यावरण के प्रति वो हम निभाएंगे और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि आप देखो कि मान लो चाइना बहुत पॉल्यूशन फैला रहा है, ठीक है, मान लो जो कोरोना वायरस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो चाइना से हुआ, ठीक है, वो वहाँ पे रीज़न तो बनता है लेकिन उसका जो दुष्परिणाम है वो किसे सहना पड़ रहा है, वो सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, वो सभी देशों को सहना पड़ रहा है। आप देखो चीन के साथ साथ विश्व के सभी देश इससे आज संक्रमित हैं। तो ये आप देखो कि भले योगदान किसी की भी हो लेकिन अगर इसको हरास पहुँच रही है, इसको घाटा हो रहा है तो इसका घाटा पूरी मानव जाति पर पड़ेगी और सभी को इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ये कुछ नियम लागू किए गए हैं। अब यहाँ पे देखो क्योटो प्रोटोकॉल, अब ये क्या, ये सब 10th के टॉपिक है, आप देख लो, आप जानते होंगे इसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा, और यहाँ पे बस हमें डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिकरण देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। मतलब इसमें क्या किया गया था ना कि ये निर्धारित किया गया कि जो भी देश है जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं वो क्या करेंगे कि एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। वही बात आप देखो यहाँ पे, मान लो अगर चाइना इतना विकसित है, मतलब कि चाइना 90% विकसित है,
तो उसकी क्या है, जिम्मेदारी भी उतनी ही है कि वो क्या करे, एक लिमिट तय करे कि वो इससे ज़्यादा, ठीक है, मान लो कुछ हम रख लें कि 1.8 टन, ठीक है, इससे ज़्यादा वो जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन नहीं करेगा, उसी के लिमिट में रह के उसे अपना विकास करना है। तो इससे क्या होता है ना कि प्रदूषण कहीं ना कहीं थोड़ा हम कम कर सकते हैं। जैसे आप देख लो, बहुत सारे ऐसे गैस है जो क्या होता है ना, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मेथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक कार्बन हो गया, अभी मैंने बात की सीएफसी की। फिर से यह गैस ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके जिम्मेदार कौन है, तो यही सब देश बनते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया ताकि हम अपना पर्यावरण को भी संरक्षित कर पाए और अपना विकास भी कर पाए। विकासशील देशों के प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम है। और जो विकासशील देश है, भारत में आप देखो सभी के पास गाड़ी थोड़ी है, नहीं है, फैक्ट्री भी थोड़ी कम है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो विकासशील देश है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकासशील है, तो उनकी जो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है ना वो कम है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारा आपका जो भी डाउट है वगैरह वगैरह। देखिए, इसलिए भारत और चीन जैसे देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बातों से अलग रखा गया। और अभी चीन क्या है, अभी विकसित देश, हालांकि अब तो हो गया है, लेकिन हम जबकि बात कर रहे हैं उस वक्त वो विकसित देश नहीं हुआ था। भारत अभी भी विकासशील देश है। तो ये सब क्या है ना कि इसीलिए ये जो क्योटो प्रोटोकॉल की जो भी यहाँ पे संधियाँ की गई थी, समझौता किया गया था, उसमें इन देशों को हिस्सा नहीं बनाया गया था, सदस्य नहीं बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने तो अभी अपना विकास किया ही नहीं था, इसलिए क्या इन्हें दूर रखा गया था। फिर आप देखो, साझी संपदा यानी ऐसी संपदा जिसमें समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो, ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे संसाधन का उपयोग, रख रखाव हर सदस्य का समान अधिकार प्राप्त होता है, और इसकी रख रखाव क्या करते हैं, बाकी सभी देश करते हैं। जैसे मंदिर हो गया, ये हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, देश की बात नहीं कर रहे। वहाँ पे क्या थी, वैश्विक साझी संपदा। यहाँ पे हम डायरेक्ट साझी संपदा बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, ये सब। आप देखो कि क्या है कि एक पूरे समूह जो होता है वो प्रत्येक सदस्य इस पे क्या करते हैं, अपना हक रखते हैं, और इसके लिए जो भी जिम्मेदारी होती है, रख रखाव होता है, इसका उपयोग होता है, ये सभी मिल बांट के करते हैं। और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, चाहे आए साझी संपदा क्या है या फिर वैश्विक साझी संपदा क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप देखो, वन प्रांतन, आप एक चीज़ यहाँ पे समझो कि आपको क्या है ना कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो फिर आपको अलग से कोई गेस या कोई भी मतलब चैप्टर पढ़ना, क्वेश्चन से याद करना कुछ की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये वाला देखो, रेड से जो भी हमने यहाँ पे लिखा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन का मेन वर्ड लिया गया। क्वेश्चन यही पूछा था, वन प्रांतर क्या है, वन प्रांतर के बारे में अपने शब्दों में लिखें, या फिर वैश्विक संपदा क्या है, मैंने अभी आपको बताया पर्यावरण को कैसे हानि पहुंच रही है, नई नई समस्याएं क्या आ रही है, तो यही सब तो आता है क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा क्या पूछेगा। तो आप क्या करो ना कि अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप चैप्टर 2-3 बार रिवाइज कर लो, हो सकता है तो लिख लो, या फिर ईयरफोन लगा के जब आप खाली बैठे हो तो इससे 2-3 बार सुन लो, फिर आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। जैसे अब अभी आप देखो, वन प्रांतर क्या है, यानी वनों के कुछ हिस्सों को पवित्र मानकर काटा नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर देवी देवता का वास है। आप देखो, आपने देखा होगा अगर आप गांव में रहते हो या फिर शहर में भी, बहुत ज़्यादा मंदिरों के पास क्या औरत धागा बांधती है, चारों साइड घूम के पेड़ का पूजा करती है, और उन पेड़ को क्या है, पवित्र माना जाता है। लोग वहाँ पे मन्नतें मांगते हैं, आपने देखा होगा कुछ बांधते हैं वहाँ पे। तो ये सब क्या है ना कि वन प्रांतर यही है, जहाँ पे क्या होता है ना, जो कुछ हिस्से होते हैं वन के, हालांकि मैं तो यहाँ पे आपको पेड़ के बारे में बता रही हूँ, लेकिन कई कई जगह पे वनों में भी ये किया जाता है पूजा पाठ। फिर क्या किया जाता है ना कि उसे काटा नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे तो वो देवी देवता मानते हैं, तभी तो वहाँ की पूजा करते हैं। और ऐसे में क्या होता है ना कि आप देखो कि कहीं ना कहीं इस कारण भी पेड़ पौधे जो है वो कटने से बच जाते हैं, क्योंकि बाकी जो पेड़ होते हैं उसको तो काट दिया जाता है, चाहे वो व्यापार के लिए हो या कोई भी रीज़न हो, घर बनाने के लिए हो। लेकिन आप देखो कि ये जो कारण बनता है या ये वन प्रांतर, इससे कुछ पेड़ संरक्षित होकर बचे हुए हैं आज तक। और देखो, बहुत पुराने पुराने पेड़ जो होते हैं वो भी अभी आपको ऐसे में दिखने को मिल जाते हैं। जैसे राजस्थान में ये जो परंपरा है ना, यानी पेड़ों की पूजा करना, ये सभी जगह की जाती है लगभग। आप बिहार देख लो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यानी सभी जगह ये की जाती है, और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे आप राजस्थान में होगे तो वहाँ पे वानी कहा जाता है, प्रक्रिया सेम है, बस नाम अलग अलग है। वहीं झारखंड में से जेहरा या सरना कहा जाता है, मेघालय में लिंगदोह कहा जाता है, केरल में काव कहा जाता है, उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे
स्थान या देवभूमि कहा जाता है। तो ये क्या है कि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नाम है, बट जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, यानी जो पर्यावरण का मुद्दा है उस पर भारत का क्या मत है, वो किस तरीके से इसे देखता है। तो यहाँ पे आप देखो, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया। मतलब अभी मैंने आपको बताया पहले की बात, जो क्योटो प्रोटोकॉल हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें चाइना और भारत को अलग रखा गया था, लेकिन यहाँ पे हम 2002 की बात कर रहे हैं। 2002 में भारत ने क्या किया है, इस पर हस्ताक्षर कर लिया। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो आप याद रखना कि 2002 है। भारत और चीन भी जल्द ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में नजर आएंगे, और हो सकता है क्योंकि हमने क्या बहुत अच्छे से अपना विकास कर लिया है और बहुत अच्छे से हम मतलब क्या विकास के रास्ते पर हैं, तो हम जल्द ही क्या है विकसित देशों में आ जाएंगे, और इसलिए कि हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जल्द ही नजर आएंगे, यहाँ पर कहा गया है। भारत का भी यही कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की होनी चाहिए, और भारत का भी बिल्कुल यही कहना है कि जिसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया या ज़्यादा भरपाई वही करे, सभी का यही कहना, और ये बिल्कुल सही बात भी है। आप देखो, भारत की अगर हम ग्रीन हाउस उत्सर्जन की बात करें तो 2000 में कितनी थी, तो 0.9 टन थी, और 2030 तक अनुमान लगाया गया कि हार्डली कितना होगा, 1.6 टन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो ये आप देख लो कि आपका क्लियर हो गया। अब कुछ ही टॉपिक बचे जहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और ख़त्म हो जाने वाला है। तो हम अब पढ़ते हैं भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रयास। ये जो आपका चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, फिर लास्ट चैप्टर वैश्वीकरण वो भी छोटा, और बाकी के पहले के जो वीडियोस होंगे वो भी थोड़े ही से होंगे। अभी वैसे 20 मिनट ही हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है। आप देखो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रयास, यानी यहाँ पे कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बदलाव, यानी जो ऑटो फ्यूल होता है उसके पॉलिसी में बदलाव आएगा। आप देखो सीएनजी वाले जो गैस हैं, गाड़ियाँ हैं सॉरी, उसका यूज़ होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सीएनजी द्वारा गाड़ी चलाई गई है। फिर है स्वच्छ ईंधन अनिवार्य किया गया है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 2003 में बिजली अधिनियम पारित हुआ। स्वच्छ कोयले का उपयोग, यानी आप देखो जो ब्लैक वाला कोयला होता है उससे बहुत ज़्यादा धुआं होता है, लेकिन जो वाइट कोयला आ गया है उससे क्या होता है ना कि धुआं कम मात्रा में होता है। फिर है बायोडीजल का उपयोग हो रहा है। भारत यह भी चाहता है कि विकासशील देश विकसित देशों की भी सहायता दे। मतलब क्या, यहाँ पे भारत ये भी चाहता है कि जो विकसित देश है वो क्या करे ना, जो विकासशील देश है उनकी मदद करे, उनको विकसित बनाने में। आप देखो इस तरीके से कुछ क्या है कि यहाँ पे प्रयास भी किए गए हैं, और ये आपके एग्जाम में आता है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, या फिर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो इससे जल्दी से, कि ये कुछ बदलाव है जो भारत सरकार ने किया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। और नेक्स्ट है पर्यावरण आंदोलन। ठीक है, आप चिपको आंदोलन के बारे में सुने होंगे आप, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब पर्यावरण आंदोलन ही तो थे। इसमें क्या किया जाता है ना कि लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत और जागरूक किया जाता है, और पर्यावरण को हानि पहुंचने से बचाया जाता है, और ये वही लोग करते हैं जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। और पर्यावरण के कनेक्शन के लिए आंदोलन चलाएं, संरक्षण होगा यहाँ पे, क्या है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये आंदोलन चलाते हैं। जैसे आपको पता होगा चिपको आंदोलन में महिला क्या करती थी, पेड़ों को चारों तरफ से अपने आगोश में ले लेती थी और उन्हें कटने से रोक लेती थी। तो ये क्या होता है ना कि ये आंदोलन बहुत अपनी जगह मतलब इम्पॉर्टेंट जगह होती है इनकी। ऐसे आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चलाए जाते हैं, और ये जो आंदोलन है ना ही सिर्फ राष्ट्रीय लेवल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी चलाए जाते हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन जीवंत, विविधतापूर्ण और ताकतवर आंदोलन बन चुके हैं। अब देखो ये जो आंदोलन है वो बहुत बड़ा मतलब अपना एक रूप ले चुके हैं, ये जीवंत है, मतलब लगातार ये आंदोलन चलते ही आ रहे हैं, विविधतापूर्ण है और ताकतवर आंदोलन है। मतलब ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है पर्यावरण का। अब देखो मानव जाति से रिलेट करती है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, और इस कारण बहुत सारे लोग क्या इस पर बात करना और विचार करना चाहते हैं। पर्यावरण और आंदोलन से अलग अलग देशों के अलग अलग मुद्दे। आप देखो ये जो आंदोलन हो रहे हैं सभी देशों के मुद्दे तो सेम नहीं हो सकते, लेकिन उनका उद्देश्य सेम है। यहाँ पे आप देखो हम कुछ मुद्दों की बात करते हैं, जैसे वनों की कटाई के खिलाफ। इस पर कौन कौन देश आंदोलन चला रहे हैं, तो वो है भारत चिपको आंदोलन, चिली,
इंडोनेशिया, ये सब ऐसे देश है जो वनों की कटाई के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। वहीं खनन के खिलाफ, यानी आप देखो कि जो खनिज संसाधन है उसका इतना ज़्यादा खनन हो जाता है, क्योंकि आप देखो वो सीमित है, उनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग रहे हैं। तो अगर हम उसका यूज़ करेंगे, यूज़ करने में आप देखो अगर हमें यहाँ से कुछ दूर जाना है ना, तो अगर चाहे हमारे पास दूसरा भी साधन होता है, फिर भी जो लोग होते हैं वो बाइक से, कार से, जहाँ पे यूज़ नहीं भी है वहाँ पे भी वो ये सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। और पेट्रोलियम तुरंत में ख़त्म हो जाता है। उनको तो लगता है कि बस मार्केट से ख़रीदना है, मेरे पास पैसा है तो मैं ख़रीद लूँगा। लेकिन आप देखो कि आपके पास, आप भले ही पैसे से ख़रीद रहे हो, आप इतनी जल्दी जब चाहो आप जाके मार्केट से ले सकते हो, लेकिन जो संसाधन है वो जब चाहे बना तो नहीं सकती ना प्रकृति, उसको क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है, लाखों करोड़ों वर्ष लग रहे हैं। तो इसलिए खनन क्या है ना कि बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो पेट्रोलियम या फिर ऐसे खनिज संसाधन है उनको हमें सेव करना चाहिए। जहाँ पे इमरजेंसी है, ज़रूरत है, जहाँ पे उनके बिना काम नहीं चल सकता है, बस वहीं पे यूज़ करना चाहिए। जहाँ हमारे पास और भी क्या है विकल्प है, वहाँ पे हम क्यों इन्हें बेवजह खर्च करेंगे। तो ये सब हमें ध्यान रखना होगा। बांध के खिलाफ आप देखो ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन चल रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो भी बांध से ही रिलेटेड था। बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ भी आंदोलन चल रहा है। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, आप देखो इसके खिलाफ क्या होता है ना, बहुत आंदोलन चलते हैं, क्योंकि आप देखो इसमें बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्रियां बैठाई जाती है अलग अलग देशों में, इससे प्रदूषण फैलता है, ठीक है। इसलिए इनके खिलाफ क्या कि आंदोलन चलाए जा रहे हैं। फिर आप देखो संसाधनों की भू राजनीति। अब ये क्या है कि संसार के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन है। बिल्कुल सही बात है कि संसार में जो भी क्षेत्र है, सभी जगह सभी संसाधन तो नहीं पाए जाते हैं। तो वही क्या कि इनके जो यहाँ पे क्या है प्रकार है वो अलग अलग हैं। इन्हें लेकर अतीत से झगड़े भी चले आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लो किसी के पास क्या है कि पेट्रोलियम ज़्यादा है, तो किसी के पास सोना है, किसी के पास कोयला है, तो किसी के पास क्या है कि लोहा ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप देखो कि सभी के पास अलग अलग चीज़ें, और इन्हें लेकर आपस में विवाद भी, क्योंकि भले ही एक देश के पास, मान लो अगर भारत के पास लोहा है और बाकी सब चीज़ें नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, लेकिन यूज़ तो है ना भारत के पास, तो उसे क्या है, किसी भी देश को, सिर्फ भारत ही नहीं, किसी भी देश को सभी चीज़ों की आवश्यकता है, भले ही उनके पास अवेलेबल हो या नहीं हो। तो ऐसे में इसलिए क्या होता है ना कि झगड़े चलने लगते हैं। किसी के पास खनिज संसाधन होता है तो किसी के पास तेल संसाधन, और सभी को सभी की आवश्यकता है, जिस कारण सारी जो झड़पें हैं वो होती है। आप देखो ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे नदी हो गया, पहाड़, चट्टानें, वृक्ष, वनस्पतियाँ, पानी, और संसाधन तो आप देख लो खनिज में तो बहुत कुछ आ जाएंगे। तो सभी क्या है, अलग अलग जो देश है, अलग अलग क्षेत्र है, सभी के पास अलग अलग चीज़ें हैं। और यूरोपीय ताकत का विश्व प्रसार का मकसद संसाधन है। और आप देखो ये बहुत बड़ी बात है, एक लाइन में ही है, लेकिन आप देखो ये बहुत डीपली बात कही गई है यहाँ पे कि जो यूरोप के देश है, जो अमेरिका है, आप अमेरिका का एग्जाम्पल लो, ये अपने आप को इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है, अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है, पूरे देश पे इतना वर्चस्व बढ़ा रहा है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, या फिर किसी भी देश का अगर वो अपने आप को बढ़ाना चाहते तो रीज़न क्या होता है उनके पीछे, कि वो संसाधन को अपने अंदर हथियाना चाहते हैं। मेन बस एक ही रीज़न है कि ये जो संसाधन है यही सारे युद्ध की, सारे फसाद की जड़ है। इमारती लकड़ी, तेज संसाधन की उपलब्धता, पेट्रोलियम पर नियंत्रण बनाने का प्रयास किया गया। मतलब आप देखो कि ये जो यूरोप के देश है ना, वो इमारती लकड़ी के लिए, आप देखो ये जो घर में लकड़ी का यूज़ होता है घर बनाने में, वो सिंपल कोई भी लकड़ी का हम यूज़ नहीं कर सकते, वो इमारती लकड़ी अलग आती है। फिर तेल संसाधन हो गए, ये सभी को आवश्यकता है। पेट्रोलियम पर नियंत्रण हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आगे देखो कि खाड़ी देशों के तेल संसाधन को हथियाने का प्रयास किया। जो खाड़ी देश है उसको अमेरिका देखो हमेशा इराक पर हमला करता है। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम अमेरिका ने चलाया था 2003 में। तो ये क्या है कि वो वहाँ की तेल संसाधन को हथियाना चाहता था। जो भी संसाधन है, सऊदी अरब आप देखो यहाँ सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश, अगर हम विश्व में बात करें सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश की, तो वो फर्स्ट में आता है सऊदी अरब। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप अच्छे से रट लो बिल्कुल। और दूसरा आता है इराक। इस कारण अमेरिका हमेशा ही इराक पर क्या है देखो हमला करता है, उस पर कब्जा करने की कोशिश करते रहता है। विश्व के कुछ हिस्से पर स्वच्छ जल की कमी है, और कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे हिस्से जहाँ पे क्या है स्वच्छ जल की कमी है। लोगों वहाँ पे आप देखो पेट्रोलियम से ज़्यादा महंगा वहाँ पे जल मिलता है। लोगों को पानी के लिए बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है पैसे को। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए जल संसाधन
सारे फसाद की जड़ बन सकती है। और हो सकता है कि जल संसाधन क्या है, सारे फसाद की जड़ बन जाए। क्योंकि आप मान लो कि बिना गाड़ी के कोई इंसान रह सकता है, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बिना सोने चांदी के रह सकता है, बिना गहने के रह सकता है, लेकिन बिना जल के कोई इंसान रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो ये सबसे बड़ी क्या है, लोगों की आवश्यकता है। और माना गया है ना कि जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, यानी अगर होगा मे बी इन फ्यूचर कभी भी, तो जल के कारण ही होगा। इसका मेन मुद्दा क्या होगा, वो जल होगा। लेकिन फिर भी लोग जल को बहुत दुरुपयोग करते हैं। और आप देख लो कि ये बिल्कुल मुझे बताने वाली बात है। अब अपने आसपास देखो, आपकी फैमिली मेम्बर की बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पढ़ लिख रहे हैं, या फिर आप ही जो पढ़ लिख रहे हो कि जल ये है, इसकी मात्रा कम है, उपयोग हमें लिमिट से अच्छे से करना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वेस्ट हो ही जाता है लोगों से। तो हमें क्या करना है ना, खुद के ऊपर कंट्रोल करना है। जैसे आप पैसे को सेव करते हो, उसी तरीके से आप वाटर को भी सेव करो। क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो पैसा बना लोगे, लेकिन मेहनत करके आप पानी नहीं बना सकते हो। इसलिए क्या है, हमें ऐसी चीज़ों को सेव करना चाहिए। पानी को लेकर हिंसक झड़पें होती है, बहुत सारे देशों में हुई है। आप देखो 50 के दशक में इजराइल, सीरिया, जाइन एक देश है, ठीक है, यहाँ पे के साथ में हो गया, ये थोड़ा सा स्पेस होगा बीच में। जाइन, तुर्की, सीरिया, इराक के बीच भी क्या है, फरात नदी जल विवाद है। तो आप देखो जल को लेकर बहुत सारे देशों के बीच क्या है, विवाद चलते आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है जल संसाधन का। अब हम बात करते हैं मूलवासी की। ये लास्ट 2-3 पेज आपका बचा हुआ है, फिर आपका ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मूलवासी अब क्या है, तो ऐसे लोग का वंशज जो किसी मौजूदा स्थान पे अरसों से रहते आ रहे, मतलब वर्षों की बात नहीं कर रहे, मतलब अरसों से, मतलब उनकी कई वंशज वहाँ पे रह रहे हैं, उनके दादा के दादा के, मतलब बहुत ज़्यादा उनका जो जनरेशन है वो वहाँ पे रह रहा है बहुत लंबे टाइम से। फिर क्या होता है कि किसी दूसरे देश के लोग वहाँ पे आते हैं और उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं मूलवासी। यानी आप मान लो कि यहाँ पे बहुत दिन से वो रहते आ रहे हैं, ठीक है। अब देख लो भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम आदिवासी के नाम से जानते हैं ना, मूलवासी। तो अब देख लो यहाँ पे वो बहुत दिन से रह रहे हैं, उनके बहुत सारे जनरेशन यहाँ पे रह रहे हैं। अचानक बाहर से कुछ लोग आते हैं, इन पे हमला करते हैं, इनसे युद्ध लड़ते हैं, जीत जाते हैं और इनको बाहर से वहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। और ये सारा एरिया क्या करते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो यही लोग मूलवासी कहलाएंगे, जिनका जगह छिन गया है। मूलवासी आज भी अपनी संस्कृति परंपरा के अनुसार रहते हैं। और आप देखो इनकी ये जो लोग होते हैं ना, ये हमारी तरह नहीं होते हैं। हमारे पास आप देखो जैसे फ़ोन है, घर है, हमारे क्या एक सिस्टम है, एक मैनर्स है, लेकिन उनके अंदर ये सब नहीं होते हैं। वो अभी भी आदिवासी की तरह, मतलब पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनका ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है। और मतलब टेक्नोलॉजी से वो बिल्कुल अलग है, मतलब वो नहीं जुड़े हुए हैं, वो बहुत पहले की तरह से जीवन यापन करते आ रहे हैं। तो वो कहलाएंगे मूलवासी। और अभी भी अगर वो जान भी जाए ना कि इतनी ज़्यादा बाहरी दुनिया इतनी अलग है, फिर भी वो नहीं चाहते हैं इसे अपनाना। वो अलग ही वैसे ही दुनिया में खुश रहना चाहते हैं और एक खास ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं। आप देख लो अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे जगहों पे मिलेंगे। दुनिया भर में मूल निवासी रहते हैं। और ये जो मूल निवासी है ये सिर्फ भारत या किसी खास पार्टिकुलर देश में नहीं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इनके रहन सहन, संस्कृति, परंपरा में कुछ समानता। और आप देखो कि अलग अलग, भले ही ये मान लो अगर ये भारत के अलग है, चाइना के अलग है, उत्तर कोरिया के अलग होंगे, लेकिन फिर भी इनकी जो कुछ परंपरा है ना वो सेम है और ये परंपरा को महत्व देते हैं। और ये अपनी परंपरा को क्या करते हैं ना, महत्व देते हैं। जैसे आप देखो अगर हम लोगों को कोई नई चीज़ें अपनाने को कहेगा ना, आप जैसे देख लो हम क्या करते हैं, कोई नया ट्रेंड आया, किसी हीरोइन ने नया ड्रेस पहन लिया, किसी एक्टर ने नया ड्रेस पहन लिया, तो वो क्रेज़ बन जाता है, हम तुरंत नई चीज़ों को अपना लेते हैं। लेकिन उनके अंदर ये चीज़ें नहीं है। वो क्या करते हैं ना कि अपनी परंपरा से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही अपने आप को बदलना नहीं चाहते। वो सिद्धांतवादी टाइप के होते हैं। अब देखो अगर हम बात करें विश्व की तो लगभग 30 करोड़ मूलवासी हैं। आप देख लो पूरे धरती की अगर हम बात करें यानी विश्व की, तो इतनी ज़्यादा इनकी जनसंख्या है। फिलीपींस में सबसे ज़्यादा यानी 20 लाख है, चिली में 10 लाख होगी, बांग्लादेश में 6 लाख है, पनामा नहर में 3,50,000 है और जो सोवियत संघ है वहाँ पे भी 10 लाख
होंगे। तो अब देखो मूलवासी भी क्या है, इनकी आंकड़े जो है वो लंबे चौड़े हैं काफ़ी। और ये लास्ट है आपका मूलवासी की समस्या। लेकिन अब क्या है ना कि इनके बीच कुछ समस्याएं आ गई हैं, जैसे समानता के लिए संघर्ष। ये चाहते हैं, आप देखो कि मूलवासी, अभी मैंने बताया कि वो आदिवासी टाइप रहते हैं, अलग तरीके के रहते हैं। तो आपको अगर उनके सामने, आप सोचो कि आपको और उनको एक साथ रख दिया जाए एक रूम में, तो आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप उनको थोड़ा सा अपने से कम देखोगे, उनको हीन भावना से देखोगे। तो वो वही चाहते कि उन्हें समानता मिले, ठीक है। विकास के लिए संघर्ष, वो चाहते कि उनका वो अपना विकास कर पाए। इनकी मांग है कि मूलवासी लोगों को स्वतंत्र पहचान वाला समूह माना जाए, और वो चाहते हैं कि उन्हें क्या एक स्वतंत्र पहचान दी जाए, उन्हें भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, उनकी सभ्यता संस्कृति को भी क्या करें, लोग माने। मूल खास स्थानों पर हकों, और जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे हमला करके उनको निकाल दिया जाता है, दूसरे लोग वहाँ पे अपना कब्जा कर लेते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से भी आज़ादी चाहते हैं। वो चाहते कि उनका एक खास हक हो अपना एक स्थान पे, और जंगलों को ना उजाड़ा जाए, क्योंकि आप देखो इनके जो जीवन है, उनका जो तरीका है वो ज़्यादातर क्या है, पेड़ पौधे पर ही डिपेंड करता है, जंगलों पे, वनों पे डिपेंड करता है। और हम क्या कर रहे हैं कि इसकी कटाई कर रहे हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि जंगलों को क्या है, नहीं उजाड़ा जाए, क्योंकि ये उनका घर है। तो ये यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।